तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन। पहले आप थोड़ा सा जो जनरल या कॉमन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन की कुछ साइट्स है, समझो। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होता है। एनिमल्स के अंदर पेरोक्सिसोम में भी होता है, पेरोक्सिसोम। बट पेरोक्सिसोम में उन्हीं का होगा जो वेरी लार्ज या वेरी ब्रांच्ड फैटी एसिड्स होंगे, जिनमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा होंगी या जो बहुत बड़े होंगे जिनमें कार्बन नंबर ज्यादा होगा, उनका होगा पेरोक्सिसोम में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होता है मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स का। सो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आपको यही याद रखना है। अब दूसरी बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स ये तो होता ही पेरोक्सिसोम में है। और एक और स्ट्रक्चर है ग्लाइऑक्सिसोम, जो खुद मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम ही है। मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम इसमें होता है प्लांट्स के अंदर। ये साइट्स लिखवा दी मैंने आपको। तो आप ना एक काम करेंगे, सबसे पहले ये याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो छोटी एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे ही आ जाता है कि बताओ बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है या फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो एक जरूरी बात है वो ये है कि ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन के लिए तैयार करेंगे तो फैटी एसिड के ऊपर एक कोएंजाइम ए जोड़ना है। तो हम यहां क्या करेंगे? कोएंजाइम ए जोड़ेंगे। इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी चार्जिंग के अंदर, और ऐसा करने पर फैटी एसिड बन जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए। और जो एटीपी है वो एएमपी के फॉर्म में निकलेगा, और ये पायरोफॉस्फेट, यानी कि यहां एक एटीपी के 2 फॉस्फेट निकाल लिए। तो ये जो एक एटीपी है ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट है टू 2 एटीपी, क्योंकि इसके पास में 3 फॉस्फेट है, 2 निकाल लिए, नॉर्मली 1 निकलता है। ये खर्चा है, आगे हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। जब हम ये पढ़ेंगे कि फैटी एसिड से कितनी एटीपी बनी, तो उस टोटल में से ये 2 को माइनस करना है तो ये 1 एटीपी, लेकिन 2 को माइनस करना पड़ेगा। अब ये फैटी एसिड है वो चार्ज हो चुका है या एक्टिव हो चुका है, ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड है। क्या करें इसका, एक्टिवेटेड फैटी एसिड का? इसका स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे? जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे। एक्टिवेटेड फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी अलग ही कहानी है। और जो तीसरा स्टेप आएगा, स्टेप 3, वो होगा मेन ऑक्सीडेशन। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन है कि अल्फा है कि ओमेगा है, वो बात की बात है।
स्टेप नंबर 1 समझ में आया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी इनपुट हो रहा है, यहाँ पे कुछ खर्चा हो रहा है सेल का। स्टेप नंबर 2 को समझो। ये डायग्राम बहुत इजी है, पहले आप स्टेप नंबर 2 को समझो। एक कंपाउंड है कार्निटिन। ये क्या करता है, एसाइल मतलब फैटी एसिड वाले ग्रुप को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के उधर लेके जाता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या बातें समझनी है वो समझो। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बनाई नहीं क्योंकि उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है अभी, तो आउटर मेम्ब्रेन हमने बनाई नहीं। एक तरफ साइटोसोल है, दूसरी तरफ मैट्रिक्स है। अब अभी अभी हमने जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड था, ये है एक्टिवेटेड फैटी एसिड बनाया था। एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है कार्निटिन। कार्निटिन, इसके ऊपर फैटी एसिड जोड़ देंगे, एसिटल कोएंजाइम में निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा एसाइल कार्निटिन। इस ग्रुप को तो बोल देंगे एसाइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड वाला है तो एसाइल और कार्निटिन बन गया। पर ऐसा काम कौन करता है? एक एंजाइम है कार्निटिल पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 1, आप इसको एंजाइम 1 बोल दो। ये एंजाइम हमेशा इनर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में होता है, यानी या तो ऐसे कह दो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ, या कह दो साइटोसोल की तरफ। जब एसाइल कार्निटिन बन जाता है तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर लगा है जिसका नाम है कार्निटिन कैरियर प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, कार्निटिल और एसाइल को अंदर ले लेगा। ये अंदर आ गया एसाइल कार्निटिन। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ इनर मेम्ब्रेन के साथ में कार्निटिल पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 2 जुड़ा हुआ है। दोनों के नाम तो सेम है, 1 2 की तो बात है खाली। तो ये 2 क्या करेगा, अंदर से एक कोएंजाइम ए को लेगा, एसाइल के ऊपर जोड़ देगा, तो ये तो बन गया वापस से वैसा ही एक्टिवेटेड फैटी एसिड, और कार्निटिन फ्री होके वापस बाहर आ जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। और दो एंजाइम है, एंजाइम 1 एंजाइम 2, 1 बाहर है 2 अंदर है, इतना याद रख लो आप तो अपना काम बन जाएगा। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 समझ में आया। अब पढ़ते हैं अपन बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन सिंपल सी प्रोसेस तो है, पर डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है, उसके पीछे का रीजन समझो। कंफ्यूजिंग वो इसलिए है क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। अब केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपन रह गए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, अपने को जोर आता है वो सब बनाते हुए देखते हुए। फिर भी मैं आपको इजी से इजी वे में समझाऊंगा और फिर कोशिश करूंगा कि थोड़ा और इजी बना दूं उसको। देखो सामने और समझते जाओ। ये बीटा ऑक्सीडेशन है, कैसे होगा, बहुत इजी है। सबसे पहले एकदम से ऊपर वाले कंपाउंड को देखो, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, यानी एक्टिवेटेड वो फैटी एसिड है। इस पर ये कोएंजाइम ए पहले से जुड़ा हुआ है, और ये किसने जोड़ा, फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन हुआ वहां जुड़ा था। पर ये वो वाला नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया था ना, तो कार्निटिन एसाइल के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से एसिटल कोएंजाइम में जोड़ा था इस पे, वो है ये। पर पहले से इसके पास में इतना ध्यान रखो। अब इस फैटी एसिड के अंदर ये जो कार्बन है ये तो वो COOH वाला कार्बन है। इसके बाद से पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन है, और फिर बहुत सारे CH2 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 है, और लास्ट में CH3 है। तो वो कितना है उसको छोड़ो एक बार, हमको ध्यान देना है अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर। अल्फा और बीटा कार्बन से सारा खेल चलेगा। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं जैसे बताऊं वैसे याद करना। आप देखो चाहे कोई सा भी फैटी एसिड ले लेना, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। CS3 CS2 फिर बहुत सारे CS2 कभी ना कभी तो वापस CH2 और CO, और ये
कोएंजाइम ए, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब मैंने इस कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसको ऐसे लिख दिया, यहां पर जो 2 हाइड्रोजन है उसको एक को ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे लिख दिया, और ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो कोई अलग काम थोड़ी किया मैंने। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यही स्ट्रक्चर ऊपर दे रखी है देखो, ठीक है। अल्फा बीटा पे ध्यान देना। अब हमको क्या करना है, यहां पर अल्फा और बीटा वाला बॉन्ड तोड़ना है। जब हम अल्फा और बीटा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये दोनों निकल जाएंगे एसिटल कोएंजाइम ए के रूप में। आप देखो फाइनली ये जो एसिटल कोएंजाइम ए निकला है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कितना डिफरेंस है ये देखो, एक बार इन दोनों को कंपेयर करो। ये है CH2 और ये है CH3, इतना ही तो डिफरेंस है। पर ये इतनी आसानी से सीधा नहीं टूटेगा, ऐसे टूट जाता तो मजे आ जाते। क्या करना है, कैसे करना है, अब समझते जाओ भाई, सीरियसली अभी समझो। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक सॉरी एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज तो आपने बहुत पढ़ रखा है। अब क्योंकि ये एसाइल कोएंजाइम है तो नाम रख दो एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, अल्फा बीटा कार्बन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जहां भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको या तो FAD लेता है, या कोई FMN लेता है, या NADH लेता है, या सॉरी NAD लेता है, या NADP लेता है। कोई तो ऐसा ही लेगा, FAD लेगा। यहां पे याद करो, FAD लिया तो FAD बन गया एक FADH2, और ये भाई साहब चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसको छोड़ दो एक बार, साइड वाला ये अलग ही कहानी, इसको एक बार छोड़ दो। जैसे आप पहला स्टेप में अल्फा बीटा कार्बन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाले, और उनको निकालने से डबल बॉन्ड बन गया। जहां डबल बॉन्ड बनता है उसे इनोइल बोलते हैं। एसाइल और इनोइल क्या होता है वो बताया मैंने आपको, ये बन गया इनोइल कोएंजाइम में। अब वैसे देखा जाए ना तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड बना है ये ट्रांस नेचर का बना है, देखो ये, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। और जो डेल्टा है, ये जो त्रिभुज जैसा साइन, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, इसका मीनिंग होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब जरा कार्बन नंबर गिनो, देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में बना है ना, तो इसे दूसरे कार्बन का डबल बॉन्ड मानेंगे। जैसे मैं कहूं 9th और 10th के बीच में डबल बॉन्ड है तो 9th का डबल बॉन्ड मानना है। मैं कहूं 10th एंड 11th के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे 10th का मानना है। जो भी नंबरिंग में हो, छोटा नंबर हो, उसका डबल बॉन्ड मानना है। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रांस डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन इनोइल कोएंजाइम, ये बन गया। अब क्या करो, इस डबल बॉन्ड को वापस तोड़ो, वाटर लगाओ और हाइड्रेशन करो इसका। हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना, तो इसके लिए हाइड्रेटेज एंजाइम काम आएगा। अब इस हाइड्रेटेज का नाम क्या रखें, इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज। ये क्या करेगा, वही अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ दिया और बीटा कार्बन पे OH जोड़ दिया, यानी कि बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। वापस इलेक्ट्रॉन निकालो इसके, बीटा कार्बन के निकालने, इस बार बीटा कार्बन के निकालने हैं। और वैसे देखो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3, थर्ड कार्बन है बीटा कार्बन। एंजाइम का नाम है 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। वापस से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो डीहाइड्रोजिनेज काम आएगा। 3 का मतलब बीटा कार्बन के निकालने हैं, थर्ड कार्बन है। L का मतलब इसकी कॉन्फर्मेशन होगी ऐसी, और हाइड्रोक्सी यानी कि इसके ऊपर OH है, एसाइल यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, और कोएंजाइम है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, यहां NADH कर लेता है। अब यहां बन गया एक कीटो ग्रुप।
ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप आ गया तो कंपाउंड कहलाता है बीटा कीटो, और पूरे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एसाइल कोएंजाइम है। इतना हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा जाता है। इस बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है थायोलेज, और क्योंकि ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए पे काम करता है तो इसका नाम ऐसे पड़ गया। स्टेप इस स्टेप में अल्फा बीटा कार्बन टूटा, अल्फा बीटा कार्बन टूटा तो 2 कार्बन का एसिटल कोएंजाइम में निकला, और बाकी ये जो पूरा फैटी एसाइल कोएंजाइम में था वो 2 कार्बन छोटा हो गया। ये इतनी सी रिएक्शन है। क्या करना है, अल्फा बीटा कार्बन, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, पहले उसको डबल बॉन्ड बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसके, एक अल्फा का एक बीटा का। फिर उसके बाद में उस डबल बॉन्ड को वापस सिंगल बॉन्ड बनाओ, कैसे, OH जोड़ दो, किस पे, बीटा पे। फिर उसके बाद में बीटा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो OH की जगह कीटोन ग्रुप जोड़ दो, फिर अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दो। 4 स्टेप है। पहले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप को बोलते हैं हाइड्रेशन, वाटर जुड़ता है तो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। तीसरे स्टेप को वापस से बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और चौथे स्टेप को बोलते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज का ही दूसरा नाम है थायोलाइसिस, थायोलाइसिस। और जो 2 कार्बन छोटा हो गया फैटी एसिड, वो वापस घूम के कहां चला गया, फर्स्ट वाले स्टेप में। 4 स्टेप चलते हैं, चारों स्टेप के अंदर 4 एंजाइम है। पहला एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा एंजाइम हाइड्रेटेज, तीसरा एंजाइम वापस डिहाइड्रोजिनेज, चौथा एंजाइम थायोलेज। तो ये 4 स्टेप चलाते जाना। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या मिला वो ध्यान देने लायक है, क्योंकि अभी अपन एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमको मिलता है एक तो FADH2, स्टेप 1 इसमें मिला FADH2। फिर उसके बाद में स्टेप 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला एनर्जी वगैरह। स्टेप 3 के अंदर हमको क्या मिला, NADH प्लस H प्लस। फिर उसके बाद में स्टेप 4, इसमें क्या मिला, स्टेप 4 के अंदर हमको मिला एसिटल कोएंजाइम में, एसिटल कोएंजाइम ए। यानी कि एक साइकिल के अंदर हमको ये सारी चीजें मिलती है, 1 साइकिल में इतनी चीजें मिलती है। ये दोनों तो सीधे सीधे जाएंगे ETS के अंदर, ये पहले जाएगा क्रैब साइकिल में। जब ये क्रैब साइकिल में जाएगा तो इससे बनेंगे 3 NADH, एक बनेगा FADH2, और एक बनेगा GTP या ATP, जो आप मानना चाहो वो। ये जाएंगे ETS में, फिर ये भी जाएंगे ETS में, और ये तो सीधा GTP है ही है। एक राउंड में या एक साइकिल में इतनी सारी घटनाएं होती हैं। क्लियर हुआ ये? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई 16 कार्बन का फैटी एसिड है, तो 16 कार्बन के फैटी एसिड से पूरा बीटा ऑक्सीडेशन कराएं तो कितनी साइकिल की जरूरत पड़ेगी? तो आपको क्या करना है, साइकिल नंबर 1, इसमें 14 कार्बन प्लस 2 कार्बन का एसिटल कोएंजाइम है। फिर उसके बाद में साइकिल नंबर 2, 12 कार्बन, फिर से 2 कार्बन का
एसिटल कोएंजाइम में। फिर तीसरी साइकिल, इसके अंदर 2 कार्बन निकलेंगे, 10 कार्बन तो बच जाएंगे, 2 कार्बन निकल जाएंगे। फिर चौथी साइकिल के अंदर 8 कार्बन बचेंगे, 2 कार्बन फिर से निकल जाएंगे। फिर पांचवी साइकिल के अंदर 6 कार्बन तो मेन में बच जाएंगे और 2 कार्बन निकल जाएंगे। फिर छठी साइकिल के अंदर 4 कार्बन बचेंगे, 2 कार्बन निकल जाएंगे। सातवीं साइकिल के अंदर 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन, यानी कि दोनों ही जो 4 कार्बन है वो 2 एसिटल कोएंजाइम ए के फॉर्म में निकल जाएंगे। 8वां राउंड चलाना ही नहीं पड़ेगा, यही चीज समझनी है, अच्छे से समझ लो। 8 राउंड नहीं चलेंगे। आपको लग रहा है 16 कार्बन का है, एक साइकिल में 2 कार्बन निकलते तो 8 साइकिल की जरूरत पड़ेगी। 8 नहीं 7। 20 कार्बन होते तो 10 साइकिल की नहीं 9 साइकिल की जरूरत पड़ती। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखो, क्योंकि जो लास्ट वाली साइकिल होगी ना उसमें तो दोनों ही कंपाउंड एसिटल कोएंजाइम में बन जाएंगे, तो आगे तो बीटा ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। अब यहां से हमको टोटल क्या पता चला कि एक साइकिल में यदि इतनी एनर्जी वगैरह निकलती है, तो अब कोई 16 कार्बन का है फैटी एसिड, तो उससे कितनी निकलेगी, चलो ये बाद की बात है। 4 स्टेप होते हैं और ये सारी प्रोसेस चलती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जो पहला वाला एंजाइम है, स्टेप 1 का एंजाइम, इसका नाम है एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। इसकी छोटी सी कहानी समझो। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 4 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वाले 4 टाइप्स ऑफ एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, 4 टाइप के। पहला टाइप है, इसको बोलते हैं शॉर्ट चेन। अब मैं इसको बाकी को सारे को शॉर्ट में लिख लेता हूं। शॉर्ट चेन एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, इसको मैं एक बार एडी लिख देता हूं, एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये कब काम करता है? ये 4 कार्बन टू 6 कार्बन का जब बचेगा ना फैटी एसिड, तब ये काम करेगा। उसके बाद में दूसरे टाइप का जो है उसे कहते हैं मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये जब 6 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक का फैटी एसिड बचता है तब ये काम करता है यानी दूसरी तीसरी साइकिल के बाद में। फिर उसके बाद में तीसरे टाइप का है, वो है लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये 10 से 12 कार्बन का जो बचेगा फैटी एसिड उस पर काम करेगा। और जो चौथा है उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये 12 से 18 कार्बन के फैटी एसिड पे काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम 18 कार्बन तक का फैटी एसिड है, उसका बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके से बड़ा है तो किसके पास भेजना पड़ेगा? पेरोक्सिसोम के पास भेजना पड़ेगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 4 टाइप के फर्स्ट एंजाइम है, सबसे पहले पहला काम करेगा, यानी कि ये सबसे बड़ी वाला चौथा एंजाइम, चौथे टाइप का। जब थोड़ी बहुत साइकिल्स चलेगी और जब फैटी एसिड में 12 कार्बन बचेंगे तब तीसरे नंबर का काम करेगा। फिर उसके बाद में 10 से 6 बचेंगे तब तक ये दूसरा काम करेगा। फिर एक बचेगा तो मतलब सबसे लास्ट वाला बचेगा तो सबसे लास्ट वाला काम करेगा। अब आपको एक चीज बतानी है मेरे को, यदि सेकंड वाले एंजाइम में म्यूटेशन हो जाए, इफ म्यूटेशन, यदि इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा?
इसमें म्यूटेशन होने से एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज का नाम है सडन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब जो बच्चा पेट में रहता है माँ के, वो वाला बच्चा, डेथ सिंड्रोम। SIDS, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये एंजाइम में म्यूटेशन किसका होगा, जो मीडियम चेन वाला है उसमें हो जाए तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसके बाद में ऑक्सीडेशन वगैरह होगा नहीं बीटा वाला। चलो अब अपन बात करते हैं एनर्जी की। आपको ये याद रखना है कि एक राउंड में एक NADH तीसरे स्टेप में, एक FADH2 पहले स्टेप में, और एक एसिटल कोएंजाइम में बनता है कौन से स्टेप में, लास्ट वाले में, चौथे स्टेप में। अब आपसे यह कहा जाए कि मान लीजिए कि कोई 16 कार्बन का फैटी एसिड है, पामिटोइल कोएंजाइम है, पामिटोइल कोएंजाइम A 16 कार्बन का है। तो पहले तो आप सोचो राउंड कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 राउंड के साथ में यहां पर एक एसिटल कोएंजाइम A, या मैं सीधा ऐसे लिख लेता हूं, यहां एक कोएंजाइम A, 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 और अब यहां एक कोएंजाइम A प्लस एक कोएंजाइम एसिटल कोएंजाइम। तो टोटल हो गए 8 एसिटिल कोएंजाइम A। क्लियर? साइकिल कितनी चली, 7। 7 साइकिल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 कार्बन है तो दो दो कार्बन के तो 8 बन जाएंगे, पर साइकिल 7 ही चलेगी। अब ये एसिटल कोएंजाइम A को भेजो क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के अंदर एक एसिटल कोएंजाइम में से 3 NADH बनते हैं, तो 8 एसिटल कोएंजाइम में से 24 NADH। एक से 2 FADH बनते हैं, सॉरी एक FADH बनता है, तो 8 से 8 FADH2। ठीक, और एक साइकिल में एक से एक GTP या ATP बनती है, तो 8 से 8 GTP मान लो या ATP मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये बात हुई है, इनको भेजो ETS के अंदर और इसको भी भेजो ETS के अंदर। अब कुछ बुक्स है ना, वो ये मानती है कि सॉरी, कुछ बुक्स ये मानती है कि एक NADH से 2.5 ATP बनती है, कुछ बुक्स मानती है 3 ATP बनती है। तो अभी जो भी अपना मतलब मानना है, 3 ATP मानेंगे तो 3 से गुणा कर दो, 2.5 मानो तो 2.5 से गुणा कर दो, तो 24 NADH जो है उनको गुणा करो आप 2.5 से और जो 8 FADH2 है उनको मल्टीप्लाई करो 1.5 से, और ये एक बार संभाल के रखो, इनको प्लस करेंगे अपन। इसके साथ इसी साइकिल से टोटल 7 NADH बन ही रहे हैं और 7 FADH सीधे सीधे बन ही रहे हैं। इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, इतना काम हो जाएगा। 1.5 से मल्टीप्लाई करो, इतना काम कर लोगे आप आराम से। ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करें अपन
और ये इतने एटीपी हो गए, ये इतने हो गए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टोटल एटीपी कितने हो गए, 60 तो हो गए यहाँ से, 12 हो गए यहाँ से, 10 हो गए यहाँ से, और 17 हो गए, 10.5 17.5 हो गए। अगर मेरी कैलकुलेशन वैसे गलत है तो शायद आंसर गलत आ सकता है, नहीं तो ठीक है ना। ये तो रहे अपने एटीपी टोटल, प्लस 8 वो रहे, तो 108 एटीपी कुल आ रहे हैं। इसमें से माइनस कर दो वो एक एटीपी जो एक एएमपी के बराबर था, एक दो एटीपी के बराबर था, तो 107 आना चाहिए आंसर, और ये आपका आंसर आएगा 106, जो इक्विवेलेंट था दो एटीपी के, ये आपका 106 आएगा। ये लो भाई, ये फाइनल आंसर रहा अपना। एनर्जेटिक्स के साथ में कैसे काम करना है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये हो गया हमारे पास में बीटा ऑक्सीडेशन किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड का, इस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन किया जाता है।